डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी लाभकारी साबित हो सकती हैं। तो आइए अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। किसान भाइयों बहनों, तटीय कर्नाटक के मैंगलोर तालुक में 300 हेक्टेयर धान की भूमि जलमग्न है, जो कि लंबे समय से धान के उत्पादन के लिए प्रतिकूल स्थितियां पैदा कर रही हैं। ऐसे में उत्पादन तो कम हो ही रहा है, साथ ही धान के किसानों को भी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ऐसे में एक ऐसी धान की किस्म तैयार की गई है जो कि इस स्थिति से निपट सकती है। आंचलिक कृषि एवं बागवानी अनुसंधान स्टेशन ने सहाद्री पंचमुखी किस्म तैयार की है। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। हालांकि धान की फसल के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, लेकिन एक सीमा से ज्यादा कोई भी चीज उचित नहीं रहती। तटीय कर्नाटक में स्थित मैंगलोर तालुका बाढ़ संभावित इलाका है। यहाँ करीब 300 हेक्टेयर जमीन जलमग्न है। बाढ़ का ये पानी धान उगाने में बड़ी रुकावट है। किसान फसल तो लगा लेते हैं, लेकिन पैदावार बहुत कम रह जाती है। हालांकि यहाँ पहले से ही MO4 जैसी किस्में बोए जाने का चलन है, लेकिन कम उत्पादन की वजह से ये किस्म बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। किसान काफी समय से ऐसी किस्म की मांग कर रहे थे जिस पर बाढ़ का असर या तो बिल्कुल ना हो या फिर कम से कम हो। इसी मांग को ध्यान में रखते हुए आंचलिक कृषि एवं बागवानी अनुसंधान स्टेशन ने 2019 के दौरान चावल की बाढ़ प्रतिरोधी किस्म इजाद की। लाल रंग के चावल की एक किस्म सहाद्री पंचमुखी कहलाती है। अगर बाढ़ का असर 8 से 10 दिन भी रहेगा, तब भी इसके पौधे गलेंगे नहीं, जीवित रहेंगे। 130 से 135 दिन में तैयार होने वाली सहाद्री पंचमुखी का स्वाद भी दमदार है और खुशबू भी। स्वाद और खुशबू के कारण ही वैज्ञानिक मानते हैं कि ये लोगों को बेहद पसंद आएगी। अलग अलग परीक्षणों से अब ये बात साबित हो चुकी है कि MO4 के मुकाबले सहाद्री पंचमुखी का उत्पादन 26% तक ज्यादा है। वैज्ञानिक नई किस्म अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। अकेले ढेलांटा बिट्टू गांव में 6 क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित हो चुके हैं, जिनसे 162 किसानों को लाभ पहुंचा है। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र मैंगलोर के फ्रंट लाइन प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत बीज उत्पादन शुरू किया गया। करीब 2019 के दौरान 500 एकड़ जमीन पर सहाद्री पंचमुखी बोने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके लिए 4 किसानों को सहाद्री पंचमुखी के 180 क्विंटल बीज वितरित किए गए और खरीफ 2020 के दौरान लक्ष्य बढ़ाकर 1000 एकड़ कर दिया गया। इस दौरान 11 किसानों को 250 क्विंटल बीज दिए गए। इनमें से एक किसान तो सहाद्री पंचमुखी के 100 क्विंटल बीज तैयार करने में कामयाब रहे। लाभ मिला तो बीज की मांग भी बढ़ने लगी। इसी मांग को पूरा करने के लिए इस साल और बड़े पैमाने पर बीज उत्पादन का काम शुरू किया जा रहा है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। आइए अब एक नजर डालते हैं कृषि कैलेंडर पर और आपको बता दें कि वर्तमान समय में कौन कौन सी सब्जियों की खेती आप कर सकते हैं। आलू, चना अथवा सरसों आदि की कटाई के बाद खाली हुए खेतों में लता वाली सब्जियों की बुवाई करें। किसान लता वाली सब्जियों में करेला, टिंडा, खीरा, लौकी,
ककड़ी और तोरई आदि की रोपाई 100 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर की दूरी पर ही करें। इन सब्जियों की बुआई का काम हो चुका है तो इनमें आवश्यकता अनुसार सिंचाई और निराई गुड़ाई का कार्य करते रहें। पैदावार बढ़ाने के लिए हाइड्रोजाइड और 3 से 5 ट्राइओयोडे बेंजोइक एसिड की 50 pp 50 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी का जलीय घोल बनाएं। इसे लौकी और खीरा में 2 पत्ती की अवस्था तथा 4 पत्तियों की अवस्था में 2 बार छिड़काव करें। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेघालय एक कृषि प्रधान राज्य है और ये राज्य अपने खास मसालों और जड़ी बूटियों के लिए जाना जाता है। यहाँ के किसान वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल करके आए दिन कुछ नया करते रहते हैं जिससे कि वे देश भर के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं मेघालय के एक ऐसे ही सफल किसान से जिन्होंने जैविक तरीके से की है काली मिर्च की खेती। इसके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नानादरो बी मारक जैविक खेती के तहत काली मिर्च की खेती करते हैं। इनका घर त्रिकिकिला ब्लॉक, पश्चिम गारो हिल्स जिले, मेघालय की धुंध भरी पहाड़ियों में बसा है। जैसे ही कोई उनके परिसर में प्रवेश करता है, उसे तेज हवाओं के साथ काली मिर्च के पेड़ों और मसालों की सुगंध आती है। इन्हें 1980 के दशक में अपने ससुराल से 5 हेक्टेयर खेत विरासत में मिले थे, जिसमें इन्होंने काली मिर्च के लगभग 3400 पेड़ लगाए। नानादरो बी मारक 61 वर्षीय वेस्ट गारो हिल्स के एक अग्रणी किसान हैं। इन्होंने पहली बार किरामुंडा किस्म की काली मिर्च लगाई जो मध्यम आकार की होती है। इन्होंने 10,000 रुपए की लागत से खेती शुरू की थी, जिसमें इन्होंने करीब 100 पेड़ लगाए। साथ ही इन्होंने हर गुजरते साल में पेड़ों की संख्या भी बढ़ाई। अपने क्षेत्र के किसानों के विपरीत जाकर इन्होंने खेती में हानिकारक रसायनों से फसल को बचाने की भरपूर कोशिश की और नुकसान से बचने के लिए इन्होंने पर्यावरण के अनुकूल विकल्प का चुनाव किया। शुरुआती दिनों में संसाधनों की कमी के बावजूद जंगलों और वहां की जमीन की अहमियत को समझते हुए खेती करनी शुरू की और हार न मानते हुए आगे बढ़ते गए। राज्य कृषि और बागवानी विभाग की मदद और अपने अथक प्रयासों से इन्होंने जिला के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में भी मदद की है। इनके द्वारा उपजाई गई काली मिर्च की मांग दुनिया भर से है। नानादरो मारक ने जैविक विधि से काली मिर्च की खेती कर मिसाल कायम की है। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने बागान से 2019 में 17 लाख रुपए की लागत अर्जित करके नया मुकाम हासिल किया है। यही कारण है कि भारत सरकार ने नानादरो बी मारक की खेती के क्षेत्र में की गई कड़ी मेहनत और लगन को देखते हुए इनकी सराहना की है। साथ ही 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर नानादरो बी मारक को जैविक विधि को बढ़ावा देने और देश के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और अब शामिल करते हैं किसानों के कृषि से जुड़े सवाल और कृषि वैज्ञानिकों के जवाब।
तो आइए नजर डालते हैं आज के सवाल पर। आज का ये सवाल मध्य प्रदेश से एक दर्शक ने भेजा है। ये जानना चाहते हैं कि क्या लाल भिंडी की खेती की जा सकती है मध्य प्रदेश में, और अगर वो करना चाहते हैं तो ऐसे में कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना उनके लिए ज़रूरी होगा अगर वो लाल भिंडी की खेती करना चाहते हैं। आइए लेते हैं इसका जवाब डॉक्टर JPS डबास से। हमारे किसान भाई का सवाल बहुत ही अच्छा है, लेकिन सवाल के जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर हमने कोई खेती कर रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा उस भिंडी को हम कहाँ बेचेंगे, उसकी मांग कितनी है, उसका क्या पैसा मिलने वाला है। हमारे देश में भिंडी के अंदर काफ़ी विविधता है और लाल किस्म की भिंडी को भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं। और जो हमारा सब्जी अनुसंधान संस्थान जो बनारस में है, उन्होंने कुछ लाल भिंडी की किस्में भी निकाली हैं, तो आप वहाँ से इनका बीज लेके इसका खेती कर सकते हैं। लेकिन ये आपको देखना होगा कि आपकी मार्केट में इसकी कितनी अधिक डिमांड है। और भिंडी की डिमांड सब्जी के तौर पे तो होती ही होती है, साथ साथ में जितने भी खांडसारी या गुड़ बनाने वाली जितनी भी देसी जो तरीके हैं हमारे, उसमें भिंडी के जो देसी भिंडी उसके रस का विशेष रूप से प्रयोग होता है, जिसकी वजह से हम गुड़ को अच्छा उसके रस को साफ कर सकते हैं। तो भिंडी हमें सब्जी में तो अच्छी होती है, साथ ही साथ ये इसका प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी महत्व है और इसका प्रयोग है। इसके अलावा औषधीय पौधों में भी इसका प्रयोग होता है। तो भिंडी की लाल भिंडी की खेती की जा सकती है। इसकी अच्छी किस्में आप बनारस से ले सकते हैं। और आप लेकिन ये आपको देखना होगा कि आपके बाज़ार में इसकी मांग कितनी है, क्योंकि किसान को बाज़ार की मांग के हिसाब से अगर खेती करते हैं तो किसान को ज़्यादा आमदनी होगी, अन्यथा उसको पूरी आमदनी नहीं मिल पाएगी। आपको ये देखना कि आपके बाज़ार में इसकी मांग कितनी है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको अपना अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, कृषि में अब आप उच्च तकनीकों, उन्नत किस्मों और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के मुताबिक स्मार्ट खेती कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ के सस्य वैज्ञानिक डॉक्टर उल्फत सिंह धाकड़ ने बताया कि किस तरह से कम पानी में भी आप गेहूं की उन्नत किस्मों का उपयोग करके अच्छा उत्पादन और दोगुना आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में। हमारे बीच में डॉक्टर उल्फत सिंह धाकड़ जी मौजूद हैं, जो सस्य वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में। सर, अगर हम बुंदेलखंड रीजन की बात करते हैं तो गेहूं की कौन कौन सी उत्तम किस्में हैं जो हमारे किसान भाई ले सकते हैं? बुंदेलखंड में ऐसा देखा गया कि गेहूं की जो किस्में ली जा रही हैं उसमें सबसे बड़ी यहाँ सिंचाई की समस्या है। तो हमें कम पानी वाली जो गेहूं की किस्में उनका चुनाव करना चाहिए, जिसमें हमारी JW 30-20 अच्छी जाती है और ये हमारी 2 से 3 पानी में भी अच्छा उत्पादन दे रही है। 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन इस किस्म से किसान भाई प्राप्त कर रहे हैं। और जो हमारी दूसरी किस्में हैं जिसमें सिंचित अवस्था में है, उसमें JW 3211 है, जो हमारी 4 से 5 सिंचाइयाँ लगती हैं, जिसका उत्पादन हमें 50 से 55 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त हो रहा है। इसी तरह हमारी और किस्में हैं, जैसी HI 8759 है, HI 8737 है, ये हमारी अधिक उत्पादन वाली किस्में हैं। तो बुंदेलखंड में हमें जहाँ तक हुआ है कि सिंचाई को देखते हुए किसानों को चयन करना चाहिए कि सिंचाई की उनके पास कितनी है, क्योंकि कई हमारी किसान क्या गलती कर देते हैं कई बार कि अधिक सिंचाई वाली फसल में अवस्था में कम पानी वाली लगा देते हैं।
तो उससे क्या है, उनका उत्पादन पूरा प्राप्त नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें वही वैरायटी लगाना है कि उनके पास सिंचाई की कितनी मात्रा है। अगर किसान भाई ये किस्में लेना चाहते हैं तो उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र और साथ में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो हमारा BSP यूनिट है, वहाँ से उन्नत जाति के सभी हमारे फाउंडेशन सीड और ब्रीडर सीड्स अच्छी अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं। सर एड्रेस क्या रहेगा अपना कृषि विज्ञान केंद्र का? कृषि विज्ञान केंद्र कुंडेश्वर रोड कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़। मेरा नंबर है 8319890138। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि अगर आप भी गेहूं की उत्तम किस्में लेना चाहते हैं, अगर बुंदेलखंड रीजन में है, अगर आपको भी जैसे हमारा बुंदेलखंड रीजन है जहां पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, तो आप अगर ये वैरायटी लगाएंगे तो आपके लिए ये लाभकारी है। किसान भाइयों बहनों, कृषि के क्षेत्र में सकारात्मक बदलावों के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी बीच वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट योजना के तहत सरकार किसानों का सहयोग कर रही है। आपको बता दें कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अटारी जोन के निदेशक ने इस योजना के बारे में दी हमें विस्तार से जानकारी। सर, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2022 तक किसानों की आय डबल करना है और सर इसमें अभी ICR भी लगातार अनेक तरह के प्रयास किया जा रहा है। सर एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, ये जो सर योजना है किसानों को आमदनी बढ़ाने में कितना मददगार साबित हो सकता है? देखिए, अभी आपको पता है कि 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत को उन्होंने एक दिया, एक तरीके से सबके लिए एक उन्होंने लक्ष्य ही दे दिया है। पूरे देश में जितने भी लोग हैं जिस तरीके के काम कर रहे हैं, तो कृषि के लिए उन्होंने उसमें 1 लाख करोड़ जो पैसे का प्रोविज़न किया है, 20 लाख करोड़ आत्मनिर्भर भारत के लिए उन्होंने घोषणा किया है। उसमें 1 लाख करोड़ जो है उन्होंने विशेष करके कृषि से संबंधित जो भी अनुसंधान है या विकास है उस पर उन्होंने इस पर बल दिया है। और उसी समय उन्होंने लोकल फॉर वोकल, मतलब जो हमारी जो चीज़ें हैं जो लोकली बन रही हैं, चाहे वो सब्जी से हो, चाहे पेड़ पौधों से हैं या पशु, जैसे दूध है उसका जो घी बन रहा है, जो उसके पाई प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उसमें किस प्रकार से गुणवत्ता लाई जाए। और हमारी सभी फसलें हैं, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे मसाले वाली हो, चाहे दलहनी हो, चाहे तिलहनी हो, चाहे खाद्यान्न फसलें हों, इनको ये बताया गया कि आज हमारे देश में धीरे धीरे 88 से 90% जो जोत है वो साहब जो है स्मॉल और मार्जिनल, माने 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में सीमित हो गई है। तो ये जो हमारी जोत है, ये खेती इसमें लाभकर नहीं हो रही, तो इस अलाभकर हो रही है, तो लाभकर बनाया जाए। साथ ही साथ जो हमारा ग्लोबलाइजेशन का एरा है, मतलब हमारी जो चीज़ है अपने ही देश में नहीं दूसरे देश में भी इसका एक्सपोर्ट हो, जिसको कहा जा रहा है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, GAP। इसीलिए देखिए एपीडा बना हुआ है जो कि पूरी तरीके से उसने मानक बना रखा है कि कितने मानक का धान होगा तो जाएगा दूसरे देशों में, चावल उसका किस प्रकार से होगा। तो इसी को ध्यान में रख करके भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि जितने प्रदेश है, प्रदेश के जितने जनपद है, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट, है ना, एक उत्पाद एक जिला। तो उस तारतम्य में तमाम ऐसे ज़िले हैं हमको, मतलब जैसा कि हम तो राजस्थान में काम करते हैं, हमारे राजस्थान में 33 ज़िले हैं, सबको लक्ष्य, जैसे जोधपुर को विशेष करके जीरा दिया गया। बाड़मेर में जो है बाजरा पूरे देश में सबसे ज़्यादा होता है, 10 लाख हेक्टेयर बाड़मेर में अकेले बाजरा का क्षेत्रफल है। हमारा जो बीकानेर है, मोठ आप सुने होंगे, मोठ दाल मोठ जिससे लोग नमकीन बनाते हैं, तो 5-6 ज़िले ही राजस्थान के हैं पूरे देश में जो कि मोठ पैदा करते हैं। आपका तो इसी पर मूंगफली है, जितनी भी चीज़ें हैं, गंगानगर है वहाँ पर किन्नों की बात हो गई है। हमारा जो झालावाड़ ज़िला है वहाँ पर संतरा की बात हो गई है। सवाई माधोपुर में जो है अमरूद की बात हो गई है। कोटा जो है वहाँ पर बहुत बढ़िया जो है ये धनिया होती है, इसलिए बात हो गई है। हमारा जैसे टोंक ज़िला है वहाँ पर सरसों की बात हो गई है, और अलवर ज़िला है प्याज की बात हो गई है। भरतपुर में भी सरसों की बात। इस प्रकार से जो हमारे 33 ज़िले हैं। और हमारा पाली, जो मैंने दूध की बात की, दूध के उत्पाद वो पाली ज़िला, क्योंकि वहाँ पर अच्छे भैंसें लोग रखे हैं, गायें अच्छी रखे हैं, तो उसके जो दूध के उत्पाद होंगे, चाहे वो
अच्छी पनीर होगी वो भी जाएगी, जो घी बनेगा और भी जो, तो उसको टिकाऊ भी बनाना है, गुणवत्ता भी बनाना है और उस जिले में उस चीज़ को फिर बहुत अच्छा महत्व भी दिया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र हर जनपद में है, तो जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है उसमें एफपीओ भी जो उन जिलों में बनेंगे, वो किसान उत्पादन संगठन उनको उन्हीं जो उनके लिए उत्पाद सरकार ने तय किया है वो भी कोशिश करेंगे कि भाई 400-500 किसान मिल करके संगठन बना के जब उस उत्पाद की पैदा करेंगे, उसकी गुणवत्ता को बरकरार रखेंगे, तो अपने आप जो बाजार है वो अपने आप आएगा। और आज जानते हैं कि पूरे देश में ई नाम मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट 585 हैं, तो ये नहीं है कि हमको कहीं लेके जाना है, हर चीज़ जो है आप बैठे बैठे पूरे देश का आप बाज़ार जान सकते हो, उस अनुसार अपनी चीज़ों को बेच सकते हो। तो इसलिए हमारी खेती कैसे लाभकर बने, आज जो जनसंख्या 135 करोड़ है उसको खाना भी मिले और खाना मिलने के साथ साथ उसकी आमदनी में भी इजाफा हो, तो जब तक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो धारणा है उसको हम व्यवहारिक बना करके करेंगे तभी जा कर के ये सार्थक होगा। इसी मंशा से सरकार पूरे देश के लगभग 750 जिलों में 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट योजना चला रही है। 750 लगभग जिलों में ये प्रोडक्ट के एक जिला एक उत्पाद चलाया जा रहा है। लेकिन सर कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर अगर हम रिमोट एरिया देखते हैं तो वहाँ पर सर लोगों की पहचान नहीं है कि हाँ यहाँ पर कौन सा उत्पाद हो रहा है, तो उसको पहचान दिलाना और फिर उसको मार्केट दिलाना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है सर। इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, तो ये तो बहुत बड़ा आपका अच्छा प्रश्न है और ये हमारे जो राज्य सरकार के कृषि विभाग हैं और साथ ही साथ जो कृषि विद के आपको खुशी होनी चाहिए हमको बताने में कि जैसे राजस्थान में बड़े बड़े ज़िले हैं, उनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, इसलिए राजस्थान के 33 में से 15 जिले ऐसे हैं जहाँ पर 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है, जिसमें 11 जनपदों में तो 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र 2012 से ही कार्यरत हैं। तो ये देखिए, तो इस जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं इनका मूल ही काम है कि किसानों को जो भी परियोजनाएं भारत सरकार की आ रही हैं उनको पहले तो किसानों को चाहे वो पंपलेट के माध्यम से, आज देखिए मोबाइल आ गया है तो हमारे तमाम व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं लोग, व्हाट्सएप ग्रुप बना करके तो तरह तरह के जो मीडियम्स हैं, चार्ट्स हैं, पोस्टर हैं, मतलब किसी न किसी रूप में किसान भाइयों को बताना है कि देखिए आप भी इस इंटीरियर में हो, आपकी भी वैल्यू है, आप जो भी उत्पाद पैदा करोगे सरकार ने उसके मानक तय कर रखे हैं, उस मानक के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद का आपका भी बाज़ार अच्छा मिलेगा। तो इस अवधारणा को ध्यान में रख करके हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, हमारे राज्य स्तरीय जितने भी कृषि के जो विकास से जुड़े हुए विभाग हैं, इवन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, गैर सरकारी संगठन, वो लोग भी इसको, क्योंकि उनको भी इस तरह काम करना है, लोगों को समूह में जोड़ना है, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो आज इसीलिए उसको नाम दिया गया है, एफपीओ को जो नाम दिया गया है क्लस्टर बेस्ड, माने क्लस्टर बना बना के काम करना है। तो निश्चित रूप से उन जो रिमोट एरिया में उनके पास भी ये अवधारणा कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से जाएगी और वो किसान आगे आएंगे और अपने उत्पाद को अच्छी प्रकार से, जो हमारी तकनीकें हैं उनको अपनाकर उत्पादन करेंगे और विभिन्न प्रकार के जो पैरामीटर हैं, मानक हैं, उनको भी अपने मानकों को जोड़ेंगे कि कब पानी देना चाहिए, कब खाद देना चाहिए, किस प्रकार का दवा का प्रयोग करना चाहिए, किस स्टेज में करना चाहिए, किस स्टेज में कटाई करना चाहिए। पता चला पहले कटाई कर लिए, दाना सिकुड़ गया या दाना चमकीला, जैसे मूंग है उसका दाना ही जो है ग्रे हो जाएगा, भूरा हो जाएगा, जबकि मूंग का दाना हरा होना चाहिए। तो हमको वो सब मानकों को ध्यान में रख करके किसान भाइयों को भागीदार बना करके ये कार्यक्रम चलाया जाएगा, तो चलाया जा भी रहा है। तो निश्चित है किसान भाई जागरूक होंगे और अपने उत्पाद को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। किसान भाइयों बहनों, आपकी आमदनी को दोगुना करने के लिए सरकार कई तरह के प्रयास लगातार कर रही है, जिससे कि आप बचत भी कर पाएं और आपकी आमदनी में भी इजाफा हो सके। आइए आज आपको जानकारी देते हैं एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। क्या है ये योजना और किस तरह से आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आइए बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है।
आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़ रुपए। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में ये आंकड़ा 5 से 15% है। कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीतगृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती है। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्य वर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसलों को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, खेती से जुड़ी तमाम जानकारियां अब आप सीधे अपने मोबाइल में हासिल कर सकते हैं। केवल एक ऐप को आपने डाउनलोड करना है। आइए आपको उस ऐप के बारे में दे कुछ खास जानकारियां। फार्म ट्री मोबाइल ऐप किसानों के लिए अनुकूल द्विभाषी ऐप है जो उन्हें खेती किसानी समझने के लिए एक बेहतर ई प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इस ऐप में कृषि जिंसों के सामान्य नाम, वानस्पतिक नाम, संभावित क्षेत्र, नर्सरी तकनीक, रोपण तकनीक, परिचालन संचालन, उपयुक्त कृषि उत्पाद, वृक्ष सुरक्षा, उपज, उपयोग और सामग्री की उपलब्धता जैसे विभिन्न पहलू शामिल हैं। ये ऐप किसानों द्वारा उगाई जाने वाली 20 से भी अधिक साधारण कृषि वानिकी वृक्ष प्रजातियों की बुनियादी जानकारी प्रदान करता है। ये ऐप वानिकी पेशेवरों, प्रकृतिवादियों, वन विभाग के कर्मियों, कृषि छात्रों और किसानों के लिए मददगार है। ये ऐप अपने यूजर्स के लिए विशेषज्ञों से संपर्क करने, सार्वजनिक मंच पर चर्चा करने और कृषि वानिकी वृक्ष प्रजातियों की तस्वीरें भी उपलब्ध कराता है। और अब चलते चलते एक नजर ट्विटर प्लेट पर। तो किसान भाइयों बहनों, उम्मीद करेंगे कि आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा email ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।